तो हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का एक वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में वो चीज बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर पक्का करने वाला है। सो गाइस, मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th में, जो कि इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, और उनमें मैं बात कर रहा हूं बिहार बोर्ड से। ठीक है, जो लोग जो क्लास 10th में हो, जो मैट्रिक का एग्जाम देने वाले 2025 में इस बार जो देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जो मैट्रिक में यानी जो थी क्लास 10th में गणित का जो बुक है, जो मैथ का बुक है, उसमें पहला पार्ट का नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में आप लोगों को कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका 10 नंबर कटे ना, ठीक है ना, यानी आप लोग को 10 नंबर पक्का हो जाए, ठीक है ना। और भी मात्र 4 से 5 प्रश्न को पढ़ना है, वही 12 प्रैक्टिस करना है, और भी बहुत आसान तरीका से। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ी सी मिस ना करें, इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़िएगा और सिर्फ देखना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले से इसे पढ़े होंगे। और सिर्फ आप लोग को ध्यान रखना है कि सही तरीके से हम किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। एक तेज विद्यार्थी, एक टॉपर लड़के, एक टॉपर स्टूडेंट पता है कैसे पढ़ता है, चलिए मैं बताता हूं आप लोग। मैं बता दूं, देखो मेरा क्लास 10th में मेरे थोड़ा सा कम आ गया। कैसे आ गया? 385 नंबर आया, ठीक है, वो भी ज्यादा नहीं, क्यों? वो मात्र 2 महीने में तैयारी किया था, ठीक है ना, लास्ट के 2 महीने में तैयारी किया था। और क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में साइंस से 4 से 16 नंबर आया, ठीक है ना। कैसे? चलिए जानते हैं। देखो भाई, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई लड़का बहुत कम पढ़ता था और उसका नंबर ज्यादा आ गया। कैसे भाई? उससे पता कैसे? चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, कोई लड़का जो दिमाग वाला लड़का होता है ना, मतलब जो तेज लड़का है, जो जानता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है बार बार, यानी कि पढ़ता तो सभी लोग हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं ना जो बार बार पूछते हैं, और उसे क्या करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, जिससे उसका क्वेश्चन एक भी एग्जाम में नहीं छूटा और उसका नंबर ज्यादा आता है। तो आप लोग, मेरा एक सलाह है आप लोगों को कि आप लोग जितना पढ़ लेते हैं ना, उसमें से आप लोग जो वीवीआई क्वेश्चन है ना, या जो जहां जरूरी है, जो बार बार पूछता है, उसे आप लोग अलग अलग छाट लीजिए। छाटने मतलब क्या होगा, उसे अलग कर दीजिए और उसे बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस सभी को करना है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन होता है ना, उसे आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो 4 से 5 प्रश्न कौन सा हमें पढ़ना चाहिए पार्ट 1 में, जिसका नाम वास्तविक संख्या में, कौन से 4 से 5 प्रश्न हैं जिन्हें हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। यानी इसे हम बोलते हैं वन शॉट वीडियो, यानी वन शॉट चैप्टर। यानी कि जो भी चैप्टर मैं आप लोग बताऊंगा, किसी भी सब्जेक्ट है, वो आप लोग ध्यान से आप लोग देखना है, और उसे देखना है कि कौन कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक टॉपर ऐसा ही पढ़ता है वीवीआई क्वेश्चन को, यानी जो ज्यादा जरूरी होता है उससे बार बार प्रैक्टिस करता है। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर 4 से 5 प्रश्न कौन से हैं जिससे हमें बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ चुका है, और आप लोगों ने इसे कभी ना कभी पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान में एक बार रहना चाहिए कि किस तरीके से शॉर्ट में बनता है। चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 867 और 255 का मौसा ज्ञात करें, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे? चलिए जानते हैं। बहुत ही आसान तरीके से। आप लोगों को इसमें थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन लगभग में पूछ सकता है, ठीक है ना। आप लोग आगे के पढ़ते देखिए कि कौन कौन सा मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि आप लोग पढ़ा होगा, लेकिन उसे किस तरीके से बनाते हैं ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है ना। आप लोग ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। ये पाठ तो बड़का बड़का है भाई, लेकिन उसमें आप लोग ये ध्यान में रखना चाहिए कौन कौन सा बार पूछा जाता है। तो चलिए जानते देखिए। पहला तो ये पढ़ा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 867 और 255 का मौसा ज्ञात, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। चलिए जानते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग मात्र इसे 2 मिनट के अंदर बना सकते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये बोला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रयोग करना है ना, तो आप लोग सबसे पहले देखो, जो भी क्वेश्चन में दिया था उसे हम लोग क्या करते हैं, हम उसे उतारते पहले। तो देखो पहले करेंगे, देखो लिख देंगे यहाँ पर दिया है। हम क्यों लिखते हैं भाई? जो क्वेश्चन में जो दिया होता है ना, उसे हम लिख देते हैं। यानी कि दिया है 867 और 255। उसके बाद से क्या करना है कि इसमें इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा ना, उसे हम ए बराबर मान लेंगे, यानी कि ए का मान लेंगे। जो बड़ा का कौन बड़ा है भाई? 867, ठीक ना। उसके बाद से जो छोटा होगा उसे हम बी मानेंगे, 255। उसके बाद से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग लिख देना बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। यूक्लिड लिख देना यहाँ पर, यूक्लिड। आप लोग ये एक बार समझ जाइए, ठीक है ना। इसे अच्छा बार बार इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, प्रमेय का प्रमेय का से, ठीक है ना। उसके बाद से क्या करना है, इसका एक सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां पर मैं लिखा हूं कि ए का मान होता है भाज्य, ए का मान होता है भाज्य, बी का मान होता है भाजक। आप लोग को ये समझ में आना चाहिए, ये चीज जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। और क्यू का मतलब होता है भागफल, और आर का मतलब होता है शेषफल। आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए हर चीज में, ठीक ना। मैथ में जानकारी नहीं तो क्या जानकारी हो भाई। तो उसके बाद से क्या करना है कि इतना लिख देना आपको, मतलब कि जो दिया होगा उसे लिख देंगे, और जो बड़ा होगा उसे हम ए बराबर मानेंगे, जो छोटा होगा उसे हम बी बराबर मानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए बोला है, तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, और इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए का मतलब होता है भाज्य, और बी का मतलब होता है भाजक, अब क्यू का मतलब भागफल, और आर का मतलब शेषफल। अब उसके बाद से क्या करना है कि जो छोटा वाला होगा ना, 12 में क्या भाग करना है, यानी कि 255 में आपको भाग करना है 867 में, यानी कि थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना।
255 में आपको भाग करना है 867 में, ठीक है ना। मतलब कि आप भाग कैसे करते हैं भाई, जब तक मतलब शेषफल 0 ना आ जाए तो भाग का प्रक्रिया आपको बढ़ाना मतलब कि बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग 255 कितना में गुणा 255 में कितना से गुणा करेगा ताकि 867 आ जाए या फिर उसके आसपास यानी कम आ जाए, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा करते हैं और 255 अगर हम लोग 3 से गुणा करते हैं 5 5 5 5 5 16 6 लगा 1 3 6 6 1 7, यानी कि अगर 255 में अगर हम लोग 3 से गुणा करते हैं तो 765 आता है, यानी कि अगर इससे 4 से गुणा करते हैं तो 800 ज्यादा आएगा, ठीक है ना, मैंने इससे ज्यादा आ जाएगा। तो आप लोग 255 3 से गुणा करेंगे तो 867 आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी 3 से गुणा करते हैं तो 765 आता है। उसका से घटा देना, 7 पाया तो 2, अच्छा 0, 8 में 7 जाए तो 1, यानी कि इतना बच गया। यानी कि जब तक यहाँ पर 0 ना जाए तब तक आप लोग को आगे बढ़ना है, लेकिन आप लोग इतना करना है कि इतना जो बता ना उसमें उसका मान देना है। तो आप लोग बताऊं कि a का मान क्या होता है, a का मतलब होता है भाजक, यानी कि जो यहाँ पर होता है ना बीच वाला उसे भाज्य बोलते हैं, ठीक है ना, भाज्य। ये होता है ना ये भाजक बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये b का मान है, b का मान होगा, ये a का मान होगा और ये भागफल, ठीक है ना। आप लोग ये समझ में आना चाहिए। और ये होगा q का मान और यह जो बचता है उसे हम r के मान बोलते हैं, यानी जो शेषफल होता है आपको पता है, ठीक है ना, शेषफल जो कि r के मान होता है। यानी जब तक आप लोग शेषफल के मान 0 है तब तक आपको काम करना है। पहले आप लोग को इतना लिख देना है, यानी कि a का मान क्या है जी 867, अब b का मान क्या है जी तो 255, अब गुना है तो गुना, q का मान क्या है जी 3, अब प्लस है तो प्लस, r का मान क्या है 102, यानी कि शेषफल का मान 0 नहीं है तब तक हम आगे बढ़ेंगे। तो अब जो शेषफल बचा ना इससे आप लोग क्या करना है, इससे आप लोग को क्या करना है कि इससे आप लोग को मतलब भाजक मानना है, यानी कि अब कर देंगे और जो भाजक है इसका उठा के यहाँ पर ला देंगे। अब इसमें हम गुना करेंगे। अब 102 में कितना से गुना करें ताकि 255 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो अगर 102 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 204 आता है, कितना आता है भाई 204 आता है। और 3 से गुना करते हैं तो 3 से ज्यादा होता है, तो हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई 100 204, तो 5 4 तो 1 और 5 0 तो 5 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ भी क्या हो 0 नहीं है तो फिर सब पहले सजा लेते हैं, यानी 255 भाजक में भाज्य हो जाएगा और 102 हो जाएगा कितना b का मान हो जाएगा और कितना q का मान क्या है जी 2 प्लस r का मान क्या है जी 51, यानी शेषफल का मान अभी तक 0 नहीं है तब तक हम बढ़ते रहेंगे, यानी कि 51 में फिर से हम भाग करेंगे, जो भाजक यहाँ पर तो उसे हम भाज्य बना लेंगे, ठीक है ना। यानी 51 अगर 2 से गुणा करते हैं तो 102 आता है, यानी कि यहाँ तक पूरा लगभग ये खत्म हो गया, यानी 102 आ गया, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 हो गया तो इसमें विषय जाते हैं तो क्या है भाई 102 बराबर 51 गुणे कितना 2 प्लस कितना 0, यानी कि 0 बच गया, यानी 0 जब तक यहाँ पर ना जाए तब तक करना है। लेकिन देख रहे हैं कि r का मान यानी शेषफल 0 आ गया तो अब हमारा आंसर आ गया। देखो उसका से लिख देना होगा अतः 867 जो संख्या दिया होगा 800 जो संख्या उसे लिख देंगे अतः 867 और 255 का HCF या मौसा, HCF मतलब मौसा होता है, HCF कितना भाई तो यहाँ पर जो भाजक मानेगा ना यानी 1 2 3 तीसरा नंबर जो b का मानेगा ना उसे हम HCF मानते हैं, ठीक है ना। तो अतः 867 और 255 का HCF कितना होगा भाई तो 51 होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ आ गया। एक शॉर्ट तरीके से हम चलिए जानते हैं कैसे भाई। देखो यूनिट विभाजन प्रयोग करना है और दो संख्या देगा उसका मौसा निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे जो संख्या दिया तो लिख देंगे और जो बड़ा लगा उसे हम ए मानेंगे और जो छोटा लगा उसे बी मानेंगे। उसका यूनिट विभाजन प्रमेय से बोला करने के लिए तो लिख देंगे यूनिट विभाजन प्रमेय से। यूनिट विभाजन प्रमेय का एक सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये हम आप लोग बताएं कि ए का मान भाज्य होता है, बी का मान भाजक और क्यू का मतलब भागफल और आर का मतलब शेषफल होता है। तो आपको क्या करना है कि उसके बाद से आप लोग को मतलब छोटा में आपको बड़ा से भाग करना है और जब तक शेषफल का मान यानी आर का मान 0 ना जाए तब तक आप लोग भाग प्रक्रिया को आपको शुरू करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग ये जब तक हम शेषफल है तो हम करते रहेंगे, ठीक ना। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, ठीक ना। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये भी आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन इसमें भी कई दोस्तों कई बच्चों को मतलब इसमें भी दिक्कत होता है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने में, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान। और आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन से मतलब कि सब्जेक्टिव में मतलब सब्जेक्टिव में आता है और ऑब्जेक्टिव में आता है, समझ रहे ना। तो ऑब्जेक्टिव से दोनों में आता है, आप लोग को ध्यान में रखना जिसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देखो मैथ में देखो सब आता है, कोई कहता है कि हमको आता है लेकिन बनाता है ना तब फेल हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग को 12 प्रैक्टिस करना, मैथ में एक ही चीज मांगता है प्रैक्टिस। जो भी कुछ हो जा रहा है उसे 12 प्रैक्टिस करना। आप देख कर नहीं कर सकते, यहाँ पर देख रहे हैं, देख कर कभी छापिए और छाप पर से 12 प्रैक्टिस करिए। देखिए मैं गारंटी आप लोग देता हूं, मैं जो गारंटी दे दूंगा उससे आप लोग समझ का नंबर आ जाएगा। तो मैं आप लोग गारंटी आज देता हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन में कराता हूं उससे आप लोग अपने कॉपी में छापिए और उसे 12 प्रैक्टिस करिए, उसमें से उसी तरह का क्वेश्चन आएगा, पक्का है कि उसी तरह क्वेश्चन आएगा। आप लोग को सिर्फ क्या करना है कि उस हो सकता है कि उसमें खाली अंक का मतलब यहाँ 84 दिया तो कुछ अलग अंक दे दिए, तो आप लोग खाली बनाने का तरीका जाना है, किस तरह बनना चाहिए, किस तरह से हमको सजाकर बनाना चाहिए, ठीक ना। चलिए सब बात है बोला का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 84 और 126 का लसा और मौसा ज्ञात करें, यानी कि दो को संख्या देगा और बोलेगा बाबू इसका लसा बताओ, मतलब ऑब्जेक्टिव में कोई लसा मौसा एक ही बोलेगा ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में दे देगा तो दोनों लसा और मौसा दोनों ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत आसान तरीके से चलिए जानते हैं, जो कि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा घबराहट होते हैं, उनको लगता है कौन सा नहीं कौन नहीं, चलिए जानते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से आते हैं। देखिए भाई इस वीडियो थोड़ा सा मिस ना करिएगा, इस वीडियो थोड़ा लास्ट तक देखिएगा, भले 1 घंटा पे जाए तो जाए नो प्रॉब्लम, आपका 10 मिनट पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर दिया बाबू 84 और 126 का क्या करना है जी, हमको क्या करना है गुणनखंड विधि द्वारा आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको 84 को यहाँ 84 लिख देना है, आज तो सब बराबर देना है, और यहाँ 126 और 26 लिख देना है, उसके बाद आपको बराबर देना है। तो आप लोग क्या करना है कि 84 इन दोनों को खंड करना है, 84 पर खंड करेंगे, 84 को अगर हम खंड करते हैं, खंड मतलब क्या तोड़ते हैं कि 84 किसकी संख्या से कट जाएगा, यानी जिस तरह हम लघुत्तम निकालते हैं ना उसी तरह से निकलना है। तो देख रहे हैं कि दूसरे कट जाएगा, पहले दूसरे कट जाएगा भाई, क्योंकि दोनों सामने लास्ट में सामने क्या दूसरा कट जाएगा। तो देखिए दूसरा कटेगा 2 चौके 8 2 दूनी के 4 हो गया ना, फिर दूसरा कट जाएगा, फिर से 2 दूनी के 4 आए थी 1 हो जाएगा, यानी ये 3 से कट जाएगा, 3 7 1 यानी 7 से ये कट जाएगा। यानी अगर हम 84 को खंड करते हैं लघुत्तम जैसा निकालते हैं तो इतना हमारा खंड आता है, यानी 84 खंड करते हैं तो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यही ना है जी। एक लिखे ना लिखे देखो एक कभी लिखा था, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और लिखना तो लिख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, साथ में 1 से गुना तो 7 नहीं होगा, ठीक ना। तो आप लोग 84 का हम लोग खंड किए तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 इतना है, ठीक ना। और उसी तरह हम लोग 126 का खंड करेंगे, 126 का उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो सम संख्या लास्ट में यानी कि 6 सम संख्या है ना, तो इसे तो हम खंड करेंगे, 2 से करेंगे 2 6 12 और 2 3 6 हो गया ना। फिर इधर 3 से खंड करेंगे, 3 से कट जाएगा 6 और 3 कट जाएगा ना जी, 3 6 और 3 यानी फिर 3 से कट जाएगा 3 7 21 यानी 7 से 1 कट जाएगा, कटेगा ना। यानी हम लोग 126 का खंड किए तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब असली मजा यहाँ पर है, यानी असली सिचुएशन यहाँ पर है कि आप लोगों को सबसे पहले आप लोग को एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालना बाबू, आप लोग क्या करना है, जोड़ा बनाना है, यानी कि इसमें से इसके बदले ये कौन है, मतलब कि देखो ये 2 है, मतलब किसमें लेना, कौन एक जैसा है, दोनों में कौन एक जैसा मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि इसमें 2 है, मिल रहा है, तीनों मिल रहा है। तो आप लोग को क्या करना है कि जोड़ा निकालना है, यानी एक के बदले एक को काटना है, एक के बदले एक को निकालना है, यानी कहो एक के बदले एक को निकालना है, ठीक है ना। देख रहे हैं कि इन दोनों के बदले हम लोग एक को निकालेंगे, यानी जोड़ा लेंगे। अब दूसरा कोई है नहीं है ना, तो इन 3 के बदले और देखो कोई ये भी निकाल सकते हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोग समझाने बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो 3 निकल रहा है और कोई जोड़ा निकला है जी, और कोई जोड़ा नहीं निकला, यानी जो जोड़ा निकलेगा उसी को हम लोग लिखेंगे, और जो लिखेंगे उसमें गुना करेंगे, 2 के 6। जरूरी देखिए इस तरह से करना, इस तरह जरूरी नहीं करना, ठीक है ना। इस तरह खा हो जाएगा, इसको अच्छा नहीं लगेगा देखने में, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए ठीक है ना। तो आप लोग ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद से क्या करना है कि ये तो हम जोड़ा निकाल दिए, अब गुना 6। उसके बाद से एचसीएफ में जो जोड़ा बनता है उसको हम निकाल कर गुना कर देते हैं, यानी कि 2 को निकाला, दोनों में गुना कर दिए। अब एलसीएम कैसे करते हैं, अब इसलिए में अधिकांश बच्चों को दिक्कत होता है। कैसे दिक्कत होता है भाई, आपको करना है क्या है, जो भी एचसीएफ में निकाले हो ना, यानी 2 गुणे 3 तो 2 गुणे 3 को लिख देना है। उसके बाद से किसके भाई, इसके बदले में और इसके बदले में लिखे थे, ठीक है ना। तो इन दोनों के बदले लिखा गया, आप लोग को जो बच क्या बच रहा था भाई, 2 बच रहा था, 7 बच रहा था, 3 7 बचा, इन लोगों को लिख देना, यानी पूरे 2 गुणे 7 गुणे 3। ओ माय गॉड, यहां पर देखिए सातों तो मिल रहा है भाई, सातों तो मिल रहा है, तो यहां पर सातों मिल रहा है, तो हम तो खाली 2 ही 3 निकाले ना, तो देखो गलती हो जाती है। देख रहे कि यहां सातों सातों मिल रहा है, यो सातों लिखेंगे भाई, यो सातों निकालेंगे हम। तो अब 2 3 6 और 6 7 42, 6 7 42, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना है भाई 42, ठीक ना। तो इसके बदले हम 2 लिख दिए, 3 के बदले इस 3 दोनों 3 के लिए हम 1 3 लिख दिए, और इन दोनों साथ के लिए हम 1 साथ लिख दिए। अब क्या करेंगे कि जो भी एचसीएफ हम लोग निकालेंगे वो भी उन सबको लेने के लिखना है, यानी 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी कि किसके किसके बदले लिखा गया, इन तीनों बदले लिख दिया। और जो बचेगा एचसीएफ उसको लिखना है। एलसीएम जो एचसीएफ में बचा था कि मतलब ये नहीं लिखेंगे, नहीं वो उसको भी आपको एलसीएम लेंगे। 2 बचा था, इसमें 3 बचा था, यानी 2 और 3 को भी गुना कर देना है, ठीक है ना। हो जाएगा आंसर। तो 2 3 6 और 6, देखो पहले छोटा से बड़ा में करना है, मैं छोटा छोटा करना है, ये छोटा छोटा है। तो 2 3 6 और 6 2 12 और बात 36 में क्या करना जी, 36 में आप लोग 7 से गुना कर दीजिएगा। 36 में 7 से 42 से 2 सब देखिए 1 4 25, यानी 252 आ रहा है, यानी 252 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ आ गया। देखो इस तरह के क्वेश्चन दे, 2 संख्या देगा, बोलेगा कि लसा ज्ञात करना है, आप लोगों को संख्या बताना है, उसके बाद दोनों का खंड करना है। तो हम खंड किए तो 84 कितना खंड हुआ, 126 का कितना खंड हुआ, खंड हुआ ना। आप लोग को इससे क्या करना है कि जोड़े के बदले, यानी कि दोनों में एक जैसा खंड, यानी एक के बदले एक को निकालेंगे हम, इन दोनों के बदले एक को निकालेंगे हम, और 3 के बदले 3 निकाल दिए और 7 के बदले 7 निकाल दिए, उसका सम क्या करें, गुना कर दिए, ठीक है ना। यानी कि जोड़े के बदले, अभी का मतलब इसका मतलब यानी कि इसमें 2 था 3 था उसका नहीं, जोड़े के बदले आप लोग करना है। उसके से एलसीएम का करना है कि जो जोड़े निकाले हो वो तो लिखना ही है, और जो बच गया था उसको भी गुना करना था, गुना कर दिए समय तो 252 है, ठीक है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसे आप लोग बार प्रैक्टिस करिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन कौन सा, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा, बस उसमें कुछ और लगता था, इसमें कुछ और होगा। यानी कि पिछले क्वेश्चन में एलसीएम से निकाला था, जो कि मतलब आप लोग निकाल दिए, मतलब हम लोग निकाल दिए, और ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें क्या करना है कि एलसीएम और एलसीएम कोई कुछ ना दिया होगा, यानी कि देखो दिया होगा पहली संख्या दूसरी संख्या लसा मसा इससे बात करेगा, ठीक है ना। और इन चारों से बात करेगा तो इन चारों के लिए एक फार्मूला है। देखो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। चलिए हम जानते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप लोगों को इस ध्यान में रखना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आता है, यानी मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूं इससे बार प्रैक्टिस करिएगा, पक्का ये आएगा तो आएगा, मेरा चैलेंज है। नहीं आए तो आगे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम जानते हैं कि आगे तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसके लिए बहुत ही आसान सॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना। देखिए तो तीसरा क्वेश्चन ये बोला है कि 2 संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ 42 और लसा यानी एलसीएम 252 है, जिनमें से पहली संख्या 84 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। यानी पिछले ही क्वेश्चन में जो 84 और 126 का मौसा लसा ज्ञात किया था ना, उन्हीं में हम लिख दे भाई कि मौसा 42 है और लसा इतना दिया हो। जब लसा मौसा दिया होगा तो और उनसे पहली संख्या बात देखो, इसमें क्या बात कर रहा है, बात कर रहा है मौसा का बात कर रहा है, लसा का बात कर रहा है और पहली संख्या बात कर रहा है और दूसरी संख्या। जिस क्वेश्चन में लसा मौसा पहली संख्या दूसरी संख्या बात करें तो समझ लें कि एक फार्मूला लगेगा, बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन पहली संख्या दूसरी संख्या लसा मौसा की बात किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फार्मूला लिख देना है, पहले लिख देना है, पहले जो दिया वो लिख देना। तो हम लिखेंगे बाबू को पहले दिया है, क्या दिया, जो दिया तो हम उसे हम लिखते हैं। यानी मेन चीज क्या दिया भाई, मौसा का मान कितना 42 दिया क्या भाई, मौसा का मान क्या दीजिए, मौसा का मान दिया है 42 और लौसा का मान क्या दिया जी, लौसा का मान दिया है 252। उसके बाद उनको दिया जी पहली संख्या कितना दिया जी, यानी पहली संख्या आपको दिया है, पहली संख्या आपको दिया है 84। तो कौन रहेगा, दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या का मान निकालना है, यानी दूसरी संख्या बराबर क्या होगा। यानी कि हम क्या बात किया भाई, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखें क्या बात किया, बोला का मौसा का बात क्या है, लौसा का बात क्या है और पहली संख्या दूसरी संख्या। यानी जिस क्वेश्चन में इन चारों की बात करे तो समझना कि आप लोग को ये फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला भाई, पहली संख्या यानी दूसरा मार्कर यूज करते हैं,
यानी कि फिर से, ठीक है ना। उसका लिखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे जो संख्या उसमें गुणा करते हैं दूसरी संख्या। आप लोग ये बहुत इसमें लड़के यार मतलब कि घबराते हैं, आप लोग ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। बराबर लस गुणे मस, यानी कि अगर जिस क्वेश्चन में लसा मसा और पहली संख्या दूसरी संख्या बात करें तो आप लोग को ये सूत्र लगाना है। कैसे सूत्र, क्या सूत्र है भाई? तो जो संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या दिया होगा ना उसमें गुणा अलग, आप बराबर करेंगे, लसा मसा दिया उसमें गुणा अलग। कितना आसान फॉर्मूला भाई, मतलब लसा मसा दिया उसमें गुणा अलग, आप बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या में गुणा कर देंगे। यानी कि पहली संख्या में गुणा किया दूसरी संख्या से, आप बराबर कर दिया है, फिर लसा और मसा में गुणा करते हैं। उसके बाद जो मान दिया होगा, जिसका मान दिया होगा उसका उसका रख देंगे, जिसका नहीं दिया उसका निकाल देंगे। यानी कि इसमें मसा का मान दिया है, लसा का मान दिया, पहली संख्या मान दिया है और दूसरी संख्या का निकालना है। तो आपको मान देना है, पहली संख्या मान दिया जी, हाँ तो दिया, देखने के बाद 84 दिया, 84 दिया भाई, देखो पहली संख्या 84 दिया, 84 हो गया ना। गुणा तो गुणा, दूसरी संख्या दिया है भाई, दूसरी संख्या नहीं, दूसरी संख्या तो निकालना है भाई। तो दूसरी संख्या यही लिख देंगे, दूसरी संख्या जो नहीं दिया वो सूत्र लिख देंगे, दूसरी संख्या। अब बराबर तो बराबर, लौसा का मान दिया भाई, तो लौसा मान देखने कि 252 दिया, यानी 252। गुणा तो गुणा, मसक मान दिया जी, तो देखिए मसक मान दिया है 42 दिया ना। तो आप देखो जिस तरह से उतारा ना उसी तरह से बनाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें से आप लोगों का नंबर नहीं करेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा और बहुत आसान तरीके से बना दीजिएगा। तो हम लोग जो मान दिया था वो लिख दिए। आइए फॉर्मूला जहां पहली संख्या दूसरी संख्या बात करेगा, लौसा बात करेगा तो समझिए फॉर्मूला लगेगा। तो पहली संख्या मान दिया 84, गुणा का दूसरी संख्या नहीं दिया तो दूसरी संख्या लिख दिए, बराबर तो बराबर, लौसा का मान दिया 252, गुणा कर दिए मौसम कितना मान दिया भाई 42, ठीक है ना। तो हमको जिसका मान निकालना था उसे हम अकेला छोड़ना पड़ता है। तो दूसरी संख्या को हमको मान, दूसरी संख्या का मान निकालना है हमको, तो दूसरी संख्या को अकेला छोड़ना पड़ेगा भाई। देखिए कि शॉर्टल है, यानी गुणा में है 84 भागना पड़ेगा भाई। तो हम जानते हैं कि दूसरी संख्या निकालना, तो दूसरी संख्या अकेला यहां पर लिख देंगे, दूसरी संख्या। अब ये जो गुणा में है ना, आप लोग पता होना चाहिए कि जो गुणा में होता है बराबर को इधर भेजेंगे हम तब बाटा में चल जाएगा। यानी बराबर में क्या है भाई 252 गुणे 42 है ना बाबू, 252 गुणे 42, और जो गुणा में होता है बाटा में चला जाता है, बाटा में चला जाता है। एक मिनट देख लो, दिख रहा है भाई, तो दिख रहा है, तो दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर हो गया। तो अब हम देखिए कटेगा, जो कटेगा जो हम लोग दूसरी संख्या का था भाई 126 था ना, देखो इसमें 26 आ जाएगा, ठीक है ना। पहले हम लोग पढ़े 84 और 126 का क्या करना जी, एलसीएम ज्ञात करना निकाल दिए थे। इसमें आपको देखो पहले संख्या दूसरी संख्या यही 126 आया था, कैसे भी देखो कटाना भी कैसे भी सम से क्या है, इसमें सम से क्या। तो अगर 12 में 84 है तो 12 का हम लोग कि इक्वल जाएगा, ठीक है ना। तो 12 कटा है 62 84, ठीक है ना। अभी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 12 दूनी 24, अभी एक जगह तो 12 हो जाएगा, तो 12 12 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर 7 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा कितना 70 का 21, यानी कितना बचा भाई, यानी कि 3 गुणे 42 कितना होगा जी, तो 3 गुणे 6 4 12 126। यानी आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत आसान तरीका से 26 आया। मैं दूसरे संख्या मन कितना जी 26 आया। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो आप लोगों को इस तरीके से बनाना बहुत आसान तरीका से, ठीक है ना। तो जो दिया हुआ देखो इसको कितना अच्छा लग रहा है बनाने, कितना अच्छा से बनाया, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट बनाते हो तो यार अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। आप लोग इस तरह से बनना है और इससे बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है। और एक इसी तरह का क्वेश्चन दे देगा, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन देगा, बोलेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है ना। मैं दे रहा हूं, ठीक बना के, ठीक है ना। चलिए मैं दे रहा हूं। तो गाइस हमारे पास चौथा क्वेश्चन आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं जो प्रश्न दे रहा हूं कि रूट नंबर 2 रूट नंबर 3 रूट नंबर 5 रूट नंबर 7 13 भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। तो आप लोगों को फटाक दे बनाना है, बस अंक बदलेगा, बस बनाना, ठीक है ना। तो इसमें से कोई ना कोई आएगा जरूर, मैं गारंटी आप लोगों को दे देता हूं। देखो कैसा होता है ये, मत देखो डर मत जाना भाई, बैक पकड़ो, तो चलो मैं देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलो भाई बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है बनाने का, जो कि ये बनाना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, मुश्किल हो जाता है और मुश्किल हो जाता है पहले भी, ठीक है ना। जब हम पता कितना कैसे होगा भाई, लेकिन मैं बताता हूं बहुत ही आसान तरीके से। चलो भाई जानते कैसे, बोला क्या सिद्ध करें कि रूट नंबर 7 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इसे सिद्ध करना, हम तो जानते हैं रूट नंबर होता है जो बाहर ना निकल जाए उसे अपरिमेय संख्या होता है। यानी परिमेय संख्या उसे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, और जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा है उसे उसका बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, सिद्ध करना है कि रूट नंबर 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हमको सिद्ध करना है ना, तो अपरिमेय तो सिद्ध करना है, हम जानते हैं क्या है अपरिमेय तो है, लेकिन सिद्ध करना है ना। तो लिख देंगे बहुत मैथ में कोई भी ब्रांच पहले यहां पर इतना हल, ठीक है ना। बोला कि रूट नंबर 7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या तो पहले हमको सिद्ध करना है। तो पहले हम मान लेंगे अपरिमेय है तो हम परिमेय मानेंगे, यहां लिखेंगे माना कि रूट अंडर 7 एक क्या है जी परिमेय मान लेंगे। जब अपरिमेय दिया है तो हमको परिमेय मान के हमको ज्ञात करना भाई। अपरिमेय इसको मिटा दिया जाता तब तक मिटा देता ताकि अच्छा लगे, ठीक है ना। तो अपरिमेय करना जी, थोड़ा इसे रखो और इससे बनाओ, ठीक। तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय तो है लेकिन हम परिमेय मानेंगे। तो माना कि रूट नंबर 7 एक परिमेय संख्या। जब इसे मान लेंगे तो रूट नंबर 7 बराबर मतलब कि p बटा q हो जाएगा ना। क्यों भाई p बटा q क्यों होगा, क्योंकि हम लोग इसे माने हैं परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं भाई, जो p बटा q के रूप में लिखा है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जब परिमेय माने तो परिमेय भाई रूट नंबर 7 p बटा q बराबर होगा ना, जहां क्या होगा जी, जहां q बराबर 0 नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग ये करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे जी, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देंगे, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ बहुत आसान तरीके से दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग मतलब क्या होता है
स्क्वायर दो पर गुना यानी कि दो रूट 7 है ना, इसे स्क्वायर मतलब क्या 2 ऊपर 2 यानी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब बराबर पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर। तो अगर रूट देखो कोई भी रूट अंदर होगा ना और इसे हम क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी जो स्क्वायर से होगा ना ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ खाली 7 बचेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा 7 बचेगा, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा जी, रूट अंदर कोई भी हो उसका स्क्वायर कर देगा तो समझ लो कि रूट कट जाएगा, तो रूट 2 से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कट गया ना, उसका 7 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा करना है, उसका से बन गया। यहाँ जो स्क्वायर है ना यानी कि स्क्वायर में क्या होता है 2 यानी कि अगर हम 7 का स्क्वायर बनाते हैं इसका मतलब क्या है 7 को 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है क्यू का स्क्वायर है ना, तो 7 स्क्वायर 7 आप पी स्क्वायर हो गया, और क्यू स्क्वायर दिया ना तो क्यू को हम 2 बार गुणा करेंगे क्यू, ठीक है ना। और एक क्यू क्या करेंगे इसके बाद भेज देंगे, यानी कि क्या दिया जी क्यू भेज देंगे तो 7 और क्यू बराबर क्या हो जाएगा जी पी स्क्वायर बराबर क्यू, यानी कि 7 क्यू बराबर पी स्क्वायर बट गया दो था यहाँ पे यानी जो बाटा में होता है ऊपर बराबर किधर गुना में जाएगा, जो गुना में तो बराबर किधर था बाटा में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बन गया कहानी खत्म, इतना बड़ा बड़ा जरूरत नहीं, कहानी खत्म। क्या कि भाई माना कि रूट 7 एक अपरिमेय नहीं, अपरिमेय तो पहले हम मान लिए कि माना कि रूट 7 अपरिमेय है लेकिन हम परिमेय संख्या मान लिए, और जब परिमेय संख्या मान लिए तो पी बटा क्यू के बराबर तो होबे करेगा, यानी देखिए कि जहां क्यू बराबर 0 नहीं है इसका मतलब क्या है नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी कि स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, स्क्वायर जो स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कट जाएगा तो कट गया तो 7 बच गया बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, हो गया ना। तो ये देखो यहाँ पर स्क्वायर क्यू स्क्वायर यानी मतलब क्यू 2 है तो क्यू को हम 2 तोड़ दिए ना भाई 2 उसका से क्यू यहाँ जो गुणा बटा में होता है ना वो ऊपर आएगा तो गुणा में, तो 7 के गुणा में क्या बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू, आगे कहानी खत्म। तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर यहाँ से लिख देना, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर लिख लेना, ठीक है ना, कि यहाँ क्या होगा कि यहाँ क्या होगा जी यहाँ जो पूर्णांक देखो ये 7 क्यों है ना एक पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या बराबर क्या होता है परिमेय संख्या नहीं होता है। देखो बराबर है तो बराबर होगा भाई, नहीं होगा तो पूर्णांक 7 क्यों यहाँ पर जो है ना तो एक पूर्णांक संख्या है, यानी पूर्णांक बराबर नहीं होगा कौन परिमेय संख्या, परिमेय लिख दो चाहे भिन्न लिख दो कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। भिन्न को हम परिमेय बोलते हैं परिमेय संख्या, यानी कि जो 7 क्यू यहाँ पे हो जा रहा है ये एक पूर्णांक हो जा रहा है, और जो पी स्क्वायर बटा क्यू है ये एक परिमेय संख्या हो जा रहा है, यानी पूर्णांक संख्या बराबर का परिमेय संख्या नहीं होता है। इसलिए अतः हमारा मानना जो हम माने हो तो गलतियां है, तो अतः हमारा मानना गलत है कि रूट अंडर 7 एक क्या मानते हैं परिमेय मानते जी, तो हम मानना तो गलत हो गया ना भाई। जब देख रहे कि बराबर अगर परिमेय मानते परिमेय आ जाता तो हम मान लेते कि भाई रूट 7 अपरिमेय होता है, लेकिन देख रहे कि जब यहाँ बराबर में का बराबर नहीं हो पा रहा क्योंकि पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है तो हमारा मानना गलत नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ। तो अतः हम मानना गलत है कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है। इसलिए मतलब इस तरह से होता है ठीक है ना। तो इसलिए रूट 7 एक क्या जी अपरिमेय संख्या है, हम परिमेय तो मानते जो कि गलती हमें साबित हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। देखो भाई पहले हम लोग बहुत बार क्या करते सॉल्व करते थे, जब हम लोग परीक्षा देते ना तो हम बहुत बार सॉल्व करते थे, लेकिन आप लोग का बहुत आसान करना है। रूट 7 को जो परिमेय तो अपरिमेय बोल रहा है तो अपरिमेय तो हम इसे परिमेय मानेंगे, अब आप पेट क्यों दो तरफ गुणा करेंगे कहानी खत्म खत्म, ठीक। तो आप लोग को ऐसे करना है बहुत ही आसान तरीके से, खोपड़ी में एकदम पड़ जाएगा, इसमें गलती नहीं करेगा। लेकिन आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि आप लोग को एकदम सजा कर लिखना है अच्छे से, ठीक है ना। राइटिंग में लिखना है, ठीक है ना। राइटिंग का महत्व बहुत ज्यादा है, वो इंटर राइटिंग में बहुत ज्यादा महत्व है राइटिंग, ठीक है ना। तो आप लोग इसकी मान लीजिए बहुत आसान तरीका से, ठीक है। उसके बाद हम इसके बाद जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना वो आप लोग को समझ में आना चाहिए, बहुत आसान है। और उस तरह के क्वेश्चन आप लोग को क्या करेंगे एग्जाम में पूछ सकता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में आता है, यानी कि क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में कहानी खत्म, इसी 4 5 क्वेश्चन में से अवेयर करेगा पक्का है किएगा। अब एक बार क्वेश्चन बनाएंगे बहुत आसान है, वो तो खाली समझना है बता देंगे हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं 5 क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों हमारे पास ये 5 क्वेश्चन आ चुका है जो कि आपके एग्जाम में मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं, यानी कि इस ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से आते हैं, ठीक है ना। देखो बोला क्या बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, यानी आपको इन क्वेश्चन इस तरह के बोलेगा कि इसमें से कौन शांत है या कौन अशांत है, यानी एक ही क्वेश्चन आप मान लेंगे बोलते हैं कि 13/255 शांत है कि अशांत है, यानी पहचानना है कैसे पहचानेंगे चलिए जानते हैं। देखो इससे ऊपर वाला हम बोलते हैं अंश, ठीक है ना। तो अंश से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमको मतलब होता है हर से, यानी कि हमको हर से मतलब है, जो नीचे वाला जो हर होता है ना इसका मतलब इससे मतलब होता है, यानी 275 यानी कहता है कि इसका गुणनखंड जो होगा ना इसका जो गुणनखंड होगा 2 गुणे 5 को, चाहे खाली 2 में से कोई 5 हो, मतलब लिखा है यदि हर का गुणनखंड 2 गुणे 5 हो, यानी कि 2 के पावर में कुछ भी हो, पावर को 2 गुणे 5 माने 2 5 को या इनमें से कोनो एक को शांत हो। लेकिन अगर 2 गुणे 5 के अलावा कोई भी 2 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड होता है, कोई भी संख्या आ जाता है तो समझो वो अशांत होगा, समझा क्या। यानी कि अगर इसका गुणनखंड करने पर नीचे वाला गुणनखंड करने पर 2 5 के रूप में 2 5 गुणनखंड को 2 और 5 खाली आओ तो उस समय शांत हुई, तब वो चाहे हम कोनो एगो रही तब वो शांत हुई, ठीक है। लेकिन 2 5 के अलावा कोनो भी होगा सॉरी। तो दोस्तों हमारे पास आ चुका है यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो कि ये बोला है कि बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत,
यानी कि आप लोग को देख कर बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ये शांत है या फिर अशांत, यानी कि बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो चलिए जानते हैं कि कैसे शांत होगा कैसे अशांत होगा। देखिए बाबू, ऊपर वाला का बोलते हैं अंश, जो कि हमको अंश से मतलब नहीं होता है। नीचे वाला बोलते हैं हर, जो कि हर से हमको मतलब होता है। देखो ये 275 है ना, और 275 को खंड करने पर यानी गुणा खंड करने पर 2 5 के अलावा कुछ भी आए तो वो अशांत होगा। यानी 2 5 में से कोनो एक आएगा, चाहे 2 5 7 में आएगा तो समझो वो क्या होगा, वो शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आए तो समझो वो अशांत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं जो नीचे का जी 275 हम खंड करते हैं। चलिए चलते खंड करते हैं। 275 तो देखते हैं कि 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है, यानी 5 से यानी कि जिस संख्या के लास्ट में, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो समझो कि 5 से कटेगा। तो लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 से कटेगा, ठीक है ना। तो ये चलिए जानते हैं। तो 5 1 जगह 27 तो नहीं, 25 हो जाएगा, आप 25 हो जाएगा ना, फिर यानी कि 11 से कट जाएगा, यानी 5 से कटा देते हैं, ठीक है ना। आप 11 से कट जाएगा, ओके ना। यानी खंड की तो क्या हुआ भाई, यानी खंड की हल की, यानी कि खंड की से तो क्या हुआ भाई 13 बटा, अच्छा खंड की क्या क्या है भाई, तो 5 गुणे 11, बाप रे बाप, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ 13, यानी कि हम देख रहे हैं कि क्या है जी, यहाँ तो 5 तो आ जा रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ 11 आ जा रहा है। 11 कहां से आ गया भाई, तो समझो कि वो 2 5 के अलावा कोई भी संख्या है तो समझो कि क्या अशांत होगा। तो सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे 11 आ गया है, तो 11 का है, मतलब कि 11 आ गया, यानी 5 2 5 के अलावा एगो 11 आ गया, तो समझो कि अशांत हो गया। यानी 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो समझो अशांत होगा। 2 5 में से कोई भी संख्या आ जाए, चाहे 2 आ जाए तो वो शांत होगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी संख्या वो अशांत हो जाएगा। तो चलिए इससे भी चेक करते हैं। तो इसमें तरफ बोला 180 का खंड करें, यानी कि ये भी इसको भी बताना कि ये शांत है कि अशांत है। 17 बटा 180 है, इसको बताना है आपको कि ये शांत है या अशांत है। तो खंड करने पता नहीं पता चलेगा। तो चलिए हम खंड करते हैं। तो हम देखिए हम क्या बताएं, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, 0 हो चाहे 5 हो, तो समझो वो 5 से कट जाएगा। यानी चलो 2 सम कटाते पड़े, ठीक है ना। तो 2 9 18 हो जाएगा 0, ठीक है ना। फिर 2 से तो क्या होगा 2 चौके 8 2 5 10, फिर देखिए 5 कट जाएगा, यानी 5 5 45 और ये 3 से कट जाएगा, ठीक है 9, यानी कट जाएगा 9। यानी कि देख रहे हैं बाप रे बाप, यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 5 तो आ ही रहा है, लेकिन देख रहे 3 भी आ जा रहा है। 2 5 तो आ ही रहा है, लेकिन 3 भी आ, यानी कि क्या ये भी क्या अशांत है, यानी कि ये भी क्या है अशांत, क्या जी यहाँ लिख देंगे। अतः इसके गुणनखंड, अतः इसका गुणनखंड इस रूप में नहीं आ रहा है, जैसे तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे कि अशांत दशमलव। जब ये बोले ये ऑब्जेक्टिव में होता है, क्या लिखने होता है, लिख देंगे भाई यह दशमलव प्रसार क्या है अशांत है, हम शांत लिख रहे थे भाई, अशांत है, ठीक है ना। तो अगर चलो अगर मान के चलो अगर यहाँ पर हम रख देते क्या, चलो मान के यहाँ पर लेते 125 ठीक है ना। तो 125 देखते हैं कि 17 बटा 125 का शांत है अशांत। तो 125 खंड करते हैं, तो 125 खंड करते हैं, तो देखो हम 5 करते हैं, 5 10 और 50 25, यानी 5 बार कट गया। इनकी देख रहे क्या 5 खाली 5 आ रहा है, यानी कि 5 आ गया, खाली 5 के अलावा कुछ है, एक को नहीं रखेंगे, मतलब कि 5 के अलावा कुछ है, तो 5 समझो कि क्या ये क्या होगा शांत होगा, क्या होगा दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, ठीक है ना। तो आप लोग पता चल गया कि जिस अगर हाउ खंड करें 2 5 के गुणनखंड है, 2 5 के रूप में गुणनखंड है, तो समझो कि वो शांत होगा। 2 5 में से कोई भी एक भी है तो समझो का शांत होगा, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या तो का अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये वीडियो यानी वीडियो नहीं ये जो क्वेश्चन बताया हूं वो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और इससे क्या करेगा कि मैं बताता हूं कि इससे आप लोग कॉपी पर नोट करेगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कॉपी बनाएगा मैथ के लिए, जो खाली वीवीआई उसमें लिखिए वीवीआई क्वेश्चन, खाली वीवीआई क्वेश्चन, यानी पहला पार्ट में जो वीवीआई क्वेश्चन वो उसमें लिखिएगा, फिर दूसरा का पार्ट में वीवीआई क्वेश्चन वो लिखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अगला बार लाने वाला हूं जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो वीवीआई चैप्टर से वीवीआई क्वेश्चन में लाने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो चैनल पर नए होंगे तो, ठीक है ना। और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और मैं एक ही चीज आप लोग बोलता हूं कि आप लोग स्मार्ट वर्क करिए, यानी बुद्धि से काम लीजिए, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ दिमाग भी लगाइए, कौन कौन से क्वेश्चन बार-बार आता है, यानी कौन कौन सा क्वेश्चन वीवीआई जो कि बार-बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पढ़ाई के साथ ये भी एक अलग सा कॉपी बनाइए। मान के चलो एक कॉपी हो गया, एगो इंपोर्टेंट खाली सब के लिए, एगो कॉपी हो गया मैथ के लिए जो कि एक हो गया क्वेश्चन लिखिए, एगो कॉपी उसी तरह के मैथ के लीजिएगा और हर पार्ट में से वीवीआई क्वेश्चन को छांटिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से समझने की मैं बता रहा हूं, बहुत आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो वीवीआई क्वेश्चन के साथ। और मैं आप लोगों से एक चीज चैलेंज करता हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूं उससे आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं हर सब्जेक्ट से लाने वाला हूं। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा भाई, लाइक करने से बहुत अच्छा लगता है भाई, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।